नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव को लेकर के तरह तरह की घोषणाएं हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं। और कांग्रेस ने तो बड़ा नया ट्रेंड शुरू किया है, प्रतिज्ञाएं की जा रही हैं उनकी ओर से। और ऐसा हुआ तभी है जब वो जो घोषणा पत्र है उस पर अमल कम हुआ, लोगों का विश्वास कम हुआ घोषणा पत्र के प्रति। तब पिछली बार संकल्प पत्र नाम दिया गया था भारतीय जनता पार्टी में, और संकल्प पत्र नाम दिया था, उसको नाम बदल करके। और इस बार कांग्रेस प्रतिज्ञाएं कर रही है, प्रतिज्ञा करके वादे कर रही है। अब दिक्कत इस बात की है कि एक होड़ सी लगी है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद में प्रतिज्ञा करने वालों का, घोषणा करने वालों का, संकल्प लेने वालों की कोई दावेदारी नहीं होती, कोई उनकी जवाबदेही नहीं होती। अब पिछली बार घोषणा की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो टेबलेट दिए जाएंगे और नेटवर्क दिया जाएगा। ये सब चीजें कही गई थी और आज तक पूरी नहीं हो पाई। अखिलेश यादव बार बार हर सभा में उनकी मजाक भी उड़ाते हैं कि ये सब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। ये बार बार कहते हैं, हर बार, हर मीटिंग में, हर जनसभा में हर बार कहते हैं कि टेबलेट और नेटवर्क का जो है वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और होड़ सी लगी है। एक पार्टी कहती कि 20 लाख हम नौकरी देंगे अगर सरकार में आ गए, दूसरी पार्टी कहती नहीं साहब हम 40 लाख नौकरी देंगे। अभी जयंत चौधरी को सुन रहे थे, तो कह रहे थे हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो ये चीजें हैं जो जवाबदेही नहीं होती इन राजनीतिक दलों की, या जो आपके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। हम तहसील में जाएं, हम छोटा सा काम करें, एक हमें चाहिए हो स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए हो, या बिजली का कनेक्शन चाहिए, तो हर जगह हमें एफिडेविट लगाना पड़ता है, हलफनामा लगाना पड़ता है, शपथ पत्र जिसे कहते हैं। लेकिन ये जो चुनाव का खेल है, यहाँ पर नेता कोई जवाबदेही नहीं होती और कोई इनके साथ ये क्यों नहीं। अगर एक शपथ पत्र लगाने की व्यवस्था है तो शपथ पत्र इनके द्वारा क्यों नहीं लगाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो घोषणाओं का खेल है और चुनाव जीतने के बाद में, या फिर दूसरी चीज भी है और दूसरा उसका एंगल भी है कि अगर वादे पूरे भी कर दिए गए तो उसकी नियमावली इतनी कठोर हो जाती है कि वो हिलक जाती उन्हीं दांव पेच में। अब जैसे घोषणा की गई कि साहब किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, तो किसान जो 5,000 का कर्ज है वो भी अपेक्षा कर रहा है कि हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। जो किसान जिसका 5 लाख का बाकी है वो भी अपेक्षा कर रहा है कि हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी तो फिर नियमावली बनेगी और नियमावली में फिर सारे पेच शुरू हो जाएंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और बेरोजगारी भत्ते के मतलब ये था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिसका नाम लिखा है उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन तमाम से उसमें उसकी नियमावली बनी। तो ये सारी चीजें हैं। या अभी किसान पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की, उसमें भी तमाम से पेच हुए, तमाम से नियमावली बनी और नियमावली में तमाम से किसान जो कृषि विभाग है उसके चक्कर लगाने को बाध्य हुए। तो ये चीजें हैं कि जो चुनाव का जो घोषणा पत्र है, चुनाव की जो घोषणाएं हैं, उन्हें पूरा करने की किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं। अब हो ये सकता है कि जो घोषणा पत्र है उसे आप कानूनी उसे स्वरूप दें, कानूनी जामा पहनाएं उसको, और एक करार सा हो आपके मतदाता और पार्टी के प्रति, पार्टी के उम्मीदवार और मतदाता के प्रति, कि अगर आप घोषणा पत्र की घोषणा पूरी ना करें तो जो मतदाता है वो न्यायालय में भी उस चीज के लिए आपको चैलेंज कर सके, न्यायालय जा सके। और अगर ऐसी व्यवस्था हुई तो ये फर्जी घोषणाएं होना बंद हो जाएंगी। अब लैपटॉप,
और इलेक्ट्रिक बाइक, आप समझिए कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, और पूरी भी हो गई तो उससे अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन घोषणा हो रही हैं और घोषणाओं के जाल में ही फंसाया जा रहा है। तो आज हम इसी सारे विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो घोषणाओं का खेल है, क्या मतदाता फिर एक बार इन घोषणाओं के चक्कर में ठग जाएगा और फिर वही खेल शुरू हो जाएगा कि चुनाव के बाद में ऐसी बंदिशें होंगी, ऐसी सीमाएं होंगी कि फिर चुनाव की घोषणाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। तो क्यों ना इसे कानूनी जामा क्यों नहीं इसे पहना जाता, एक करार का रूप क्यों नहीं दिया जाता मतदाता और पार्टी और उम्मीदवारों के बीच में, ताकि मतदाता के हाथ में भी कुछ रहे, मतदाता के पास अधिकार रहे कि वो कोर्ट जा सके, न्यायालय जा सके और उस घोषणा के प्रति घोषणा को याद दिला सके, घोषणा ना करने पर मुकदमा लड़ सके। इस तरह की चीज होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा के नेता हिना दुबे हैं और समाजवादी पार्टी से अनिल कुमार हैं और अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष सुभाष जी हैं, कांग्रेस से अनुपमा शर्मा जी हैं, विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का। अब शुरू करते हैं आज की इस डिबेट को। और वही हमने कहा भी है कि कम से कम इस तरह की व्यवस्था हो, और जब उसे कानूनी जामा फैलाया जाएगा तभी लोग डरेंगे, और तभी अगर अगर फर्जी घोषणाएं की जा रही हैं, घोषणाओं के जाल में फंसाया जा रहा है, तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए, भले ही जेल भेजने तक की स्थिति आए। अनिल गंगवार जी, क्या होना चाहिए कि किस तरह से घोषणाएं की जा रही हैं, बिजली फ्री और लैपटॉप फ्री और टैबलेट फ्री, सारी चीजें कही जा रही हैं। तो इस चुनाव से पहले के इस काल में इन सारी घोषणाओं पर मतदाता कैसे भरोसा करे, और अगर चुनाव जीतने के बाद में पार्टियां अपनी घोषणाओं को पूरा न करें तो फिर क्या करा जाए? जी शेखर भाई, आज का जो प्रश्न आपका है वो जनता के बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वास्तव में ये पार्टियों का घोषणा पत्र नहीं, एक बहेलिया की तरह जाल जो है फेंकने की तैयारियां हैं। पहले तो मैं इस पक्ष में हूं नहीं कि कोई फ्री चीज दी जाए, और फ्री दी जाए तो उसका कोई सिस्टम होना चाहिए। अब हर पार्टी कह रही है कि कोई कह रहा हम स्कूटी देंगे, कोई कह रहा टेबलेट देंगे, कोई कह रहा खुद देंगे। जनता इस बात को समझ ही नहीं पा रही है, और वो एक है जो एक कहानी है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और सब फंस जाएंगे। तो वही ये पार्टियां अपना जाल फेंक रही, दाना डालने की कोशिश कर रही कि लोग में, जबकि इनके पास है क्या, स्थायी और भौतिक चीज कुछ है नहीं स्थायी रूप में इनके पास, इसलिए ये फर्जी घोषणाएं हैं। और जनता समझी, अच्छा जब मान लो हम स्कूटी देंगे, क्या आप सबको स्कूटी दे देंगे ना? तो आपने अभी कहा कि उसमें जो है फिर नियमावली बनाई जाएगी कि उसकी आमदनी इतनी हो, उसका फिर वो उसमें फर्जी बाड़ा शुरू हो जाएगा, लोग स्कूटी लेने के लिए लेखपाल को पैसा देना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सी चीजें हैं इन पे, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और मुख्य चीज शेखर भाई ये है कि आज की तारीख में लाल फीताशाही और नेताशाही दोनों का गठबंधन हो गया है, और भ्रष्टाचार में दोनों डूब चुके हैं। कोई ये दल कहे, मैं ये कहूं कि नहीं हमारे यहाँ बहुत जो है हम राम राज वाले हैं, यह सब गलत बातें हैं। इसका उदाहरण आपने अभी देख लिया है, टीटी की परीक्षा देख ली या बहुत सारे कष्ट देख लिए। इसलिए जो ये लोग कह रहे हैं, मैं तो जनता से कहूंगा इस पे भरोसा ना करो। आप एजेंडा देखो कि ये सरकार की नीयत क्या है। जो सरकार सही काम करना चाहती हो, गरीबों के वास्तव में कल्याण की बात करना चाहती हो, सबसे मुख्य वजह आज जो है स्वास्थ्य पर कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है, जबकि आज सबसे बड़ी महती आवश्यकता है मनुष्य के स्वास्थ्य की। शिक्षा पर बहुत बड़ी आवश्यकता है कि गरीब लोगों को शिक्षा मिले। प्राइवेट स्कूलों में फीस हो गई, मैं भी एक कॉलेज चलाता हूं, लोग उसकी आमदनी नहीं है, उससे ज्यादा फीस भरनी पड़ रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इस पर तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
तो वो अपना केवल एक बहेलिया वाला जाल फेंक कर जनता को फंसाकर और सत्ता में काबिज होना चाहती है। मैं तो आपके इस प्रश्न का बहुत स्वागत करता हूं और इसे लोगों को अमल में लाना चाहिए। विवेक जी, आज आपका विषय तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और जिसकी आज पूरा देश बहुत जरूरत महसूस कर रहा है। विशेषकर 2014 के बाद से जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वादे और वादे के बाद सत्ता का खेल जो हुआ, आपको याद होगा शायद यूपीए सेकंड के दौरान ये कांग्रेस ने बात करी थी कि चुनाव आयोग या किसी तरीके से ये बनाया जाए कि जो घोषणा पत्र में घोषणाएं होती हैं इनकी जवाबदेही तय करी जाए और संभवतः अगर यूपीए थर्ड सरकार बनती तो इस पे काम जरूर आगे बढ़ता, क्योंकि जिस तरीके से ये खाद्य कानून बनाया गया या और चीजें जो हुई यूपीए सेकंड में, उसके बाद ये भी कांग्रेस के एजेंडे में था। लेकिन ये देश का, अब जो भी कहिए कि यूपीए थर्ड नहीं बन पाया, वरना आज ये भी एक चुनाव आयोग के जरिए से इसमें इन्वॉल्व करके इस तरह का पूरा एक ताना बाना बुन गया था, रोड मैप इसका बन गया था। और 2000 इसी बात को मुझे लगता है कि शायद आप देखिए शेखर साहब कि जब ये यूपीए सेकंड में इस तरह की बातें हो रही थी, आरटीआई जैसा कानून, महत्वपूर्ण कानून लाया गया, तो उसके बाद ही हमें लगता है ये रोड मैप पूरा बनाया गया कि अगर कहीं ये कानून बन के आ गया तो सत्ता हमसे और दूर हो जाएगी। फिर ये सारा खेल ताना बाना बुना गया कि किस तरीके से ये जुमलेबाजी करके और एन केन प्रकार सत्ता हासिल करी जाए। आप देखिए जो आपने विषय रखा कि झूठे वादे पे खेल और मतलब होनी चाहिए इनको जेल, इस तरह के जो आपने रखा है, वो बात तो आज 2014 के अगर आप वादे देखें तो आप देखिए कि नैतिकता की बात करने वाली पार्टी और आज जो आपका विषय है, दोनों में कितना एक छोर से दूसरे छोर का अंतर है। ये आज पूरे देश को ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से नैतिकता और सुशासन की बात करी जा रही है, तो शायद जो वादे हमसे किए जा रहे हैं ये वादे पूरे होंगे। आज एक पॉइंट आपसे बता रहा हूं कि वादे का कि 100 दिन में काला धन वापिस आएगा। आज स्थिति यह है कि जो 7 सालों में काला धन बाहर था वो हमारा दुगना करीब हो गया है और जो आज इन 7 सालों में 6 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ के विदेश में बस चुके हैं। पेड वहां की उन्होंने नागरिकता ले ली है और एक एवरेज के हिसाब से कम 4-5 करोड़ रुपया एक भारतीय यहां से ले गया है। अब सोचिए, इतना हमारा कोई जमाने में होता था कि ब्रेन ड्रेन केवल डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं बाहर, आज उद्योगपति बाहर जा रहे हैं। ये 7 सालों में उपलब्धि रही, आप देखिए ये तो आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। और लेकिन अब तो भाजपा सरकार से तो ये उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं जिसने कि सूचना के अधिकार के कानून को भी डाइल्यूट कर दिया है। उसके भी कई प्रावधान ऐसे कम कर दिए हैं कि आप देखिए कि इन 7 सालों में सूचना के अधिकार का जितना दुरुपयोग हुआ है, जितने पेंडिंग केस बढ़े हैं, वो अपने आप में ये जाहिर करता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें करते हैं वो केवल इनका एक नारा है। ये भ्रष्टाचार की कोई बात का उस आरटीआई कानून को इन्होंने डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद कोई भी विभाग आप इस विभाग को जवाबदेही नहीं कर रहा है। तो आज देश के जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी इसकी जरूरत है। लेकिन जिस मौजूदा सत्ता में अगर ये चीजें बड़ी असंभव सी लगती हैं जिनको आज देश के लिए और देश की 135 करोड़ जनता के लिए जो बेहद जरूरी है। जी सर, भाई साहब आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए झूठे वादों का करें जो खेल, उनको भेजा जाए जेल। एक्चुअल में क्या है कि सारी पार्टियां इतना बड़े बड़े वादे करती हैं और वोटर को इतना लुभाती है, वो समझ ही नहीं पाता है कि कौन सा सही कह रहा, कौन सा गलत कह रहा। इतने बड़े ख्वाब दिखा देते, उन ख्वाबों में उलझ जाता है। तो मेरा तो यही है कि एक ऐसा कानून बने, ऐसा कानून लाया जाए या इन पर एफिडेविट लिया जाए, एफिडेविट नहीं, कानून ही लाया जाए कि पार्टियां गलत वादे ना करें, अगर वादे करें तो उनको पूरा निभाएं। उसी हिसाब से आज का वोटर उस चीज को देखे कि सही क्या है, गलत क्या है।
अब क्या कहते हैं कि हम बेरोजगारी घटाएंगे, हम भ्रष्टाचारी घटाएंगे, हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, हम जो है गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। तो इन चीजों को लेके कहते तो हैं लेकिन रहते धरातल पर हैं। तो कुल मिला के चुनाव आयोग को भी ये करना चाहिए कि इस तरीके के जो ख्वाब, जो गलत वो दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, या शपथ पत्र या जो है संकल्प पत्र लाते हैं या प्रतिज्ञाएं लाते हैं, उन पर नकेल कसनी चाहिए और स्ट्रिक्टली नकेल कसनी चाहिए। और जब ये कसेगा तो इस तरीके से हमारा जो मत देने, वोट देने वाला है, वो कम से कम सही जगह पर जाएगा। इनके भ्रमित जाल में हम लोग नहीं फंसेंगे। तो ये सबको करना चाहिए। तो ये है आज का दौर, यही कहता है। और हमारा तो यही है कि ये आपके माध्यम से कि ये चुनाव आयोग को इस तरीके से इस पे संज्ञान जबरदस्त लेना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। अनुपमा जी। जी, ये बात सच है कि ये विषय आपका वास्तव में लीक से हटके और एक मतलब इस विषय को वास्तव में ये हम लोकल चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस विषय को वास्तव में नेशनल चैनल की एक डिबेट में आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, सीरियस टाइप का विषय है। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या प्रतिज्ञा पत्र। बात यहाँ पे ये आ रही है कि आज हम लोगों को शायद इस विषय को इसलिए डिस्कस करने की बात आई है या इसलिए इस बात पे डिबेट करने की चीज सामने आई है। मैं विवेक जी से इत्तेफाक रखूंगी कि 14 में जब से एनडीए सरकार का ये वाला, जब से मतलब इस भाजपा सरकार का, जिसे भाजपा के सभी लोग जो है वो मोदी सरकार कहते हैं, नॉट अ भाजपा सरकार, इस प्लेन एंड सिंपल मोदी सरकार। तो वो मोदी सरकार जिन्होंने, जो मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले या प्रधानमंत्री पद पे 14 में आने से पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए ये जग जाहिर है, पूरा देश जानता है कि उन्होंने जो अपने शपथ पत्र उसमें लगाए थे, उसमें उन्होंने अपने को अविवाहित बताया था। सेकंड या थर्ड में शायद उन्होंने खोला और फिर प्रधानमंत्री वाले में ये बात सामने आई कि नहीं, वो विवाहित हैं। तो झूठ की शुरुआत तो वहीं से हुई। और इन पत्र पे आज ध्यान देने की बात इसलिए भी और ज्यादा, ये बात सच है कि यूपीए का शासन होता तो शायद ये लागू हो गया होता ये कानून, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे पहले और इवन आज भी छत्तीसगढ़ में जो भी हमारी कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे अपने प्रदेश के स्तर पे, वो उन्हें पूरा कर रही है यथासंभव। देखिए, माता पिता भी बच्चों से बहुत सी चीजें वादे करते हैं, नहीं पूरे कर पाते। आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे, पता है बच्चे का गला खराब है, टाल दो, वो अलग बात हो गई। कई वादे हैं जो मजबूरी में आप कुर्सी पे बैठ के उस तरह से नहीं कर पाते हैं जो आपने कुर्सी पे बैठने से पहले किए थे, वो एक प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन जब से ये 14 से भाजपा सरकार आई है, कोई वादा, सिर्फ दिखावा, सिर्फ जुमला, सिर्फ झूठ। इसलिए इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये वास्तव में एक नेशनल डिबेट का विषय होना चाहिए कि झूठे वादों का करे जो खेल, उसको भेजा जाए जेल। कानून अवश्य बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत बस यहाँ पे यही है क्योंकि इस समय विशुद्ध झूठे वादे करने वालों की सरकार है, जिन्होंने रोजगार नहीं दिया, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, और तो और कोरोना जैसे पेंडेमिक जिसमें ये कस्में खाते हैं। मतलब आप देखिए ना, आप एक फोन मिलाइए तो वो लगातार बोलता है कि 100 करोड़ जनता कहाँ है। बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ नहीं, जब बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ नहीं तो जनता 100 करोड़ कहाँ बची भारत की? कौन सी 100 करोड़ जनता जिसको आपने वैक्सीनेशन लगा दिया? मतलब झूठ की पराकाष्ठा है और उसको आप गा रहे हैं, बार बार गा रहे हैं। मतलब फोन एक बार नहीं 3-3 बार काटो। कई बार मैं तो जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, काट द फोन, दोबारा मिलाती हूँ क्योंकि शायद दोबारा में घंटी चली जाती है, लेकिन कई बार तो 3-3 मिलाने में भी वही झूठ इनका सुनना पड़ता है। तो कितना कोई बर्दाश्त करेगा? और जनता अगर अभी भी, मतलब मैं बिल्कुल सच में, मैं इस डिबेट के माध्यम से और आज इस विषय की जिसे क्या गंभीरता को देखते हुए मैं वास्तव में जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि झूठों से बचिए। ये धर्म के नाम पे देश को बेच खाएंगे, लेकिन आपको 2 रोटी नहीं खिलाएंगे। हिना जी। नमस्ते भाई साहब जी। अनुपमा बेन जी ने कहा कि मोदी जी ने झूठ बोला है कि उसने शादी करी कि नहीं करी। ये इसमें शादी तो उसने की है,
विषय पे आइए, विषय पे उससे छोड़ दीजिए। विषय पे ये झूठ वाला है, झूठ और जो संकल्प पत्र में ये झूठ सच की बात नहीं होती, डायरेक्ट जो बात है घोषणा पत्र और प्रतिज्ञा उसमें आना चाहिए। जो मोदी जी ने 14 में जो संकल्प पत्र दिया वो करके बताया, राम मंदिर 370 और जे नारी शक्ति को सम्मान, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, जरूरतमंदों के साथ रोजगार युक्त प्रदेश, खुशहाल किसान, सब बात जो कही है वो खरे पे उतरे। कहाँ पे आपको लगता है? आप ये कहते हो कि इन्हें 100 करोड़ वैक्सीन नहीं लगी है, तो वैक्सीन आपने नहीं लगाई होगी, जिनने लगाई उनसे पूछो, उनको फायदा है। सबसे ज्यादा किसने वैक्सीन नहीं लगाई है? जो मुस्लिम लिंक वाले लोग हैं वो कह रहे हम नहीं लगाएंगे कि ये मोदी का वैक्सीन है, और जो लिख के गया वो आप ही उसमें थे। आपने भी हॉस्पिटल में लिखा पढ़ी करके दी होगी, तभी तो मोदी जी के पास गया कि ये 100 करोड़। लिखने वाले कौन लोग है? जो कार्य करने वाले बंदा वही तो लिख के बताते हैं। संकल्प पत्र में जो दिया है वो करके दिखाया है बीजेपी पार्टी ने। और मोदी जी ने जो कहा है, वो उसकी शादी भी हुई थी। आपको उसके परेशानी हुई तो उसकी बीवी से भी पूछो, वो तो कहते मैं पतिव्रता हूँ, और वो आज भी मोदी जी को मानती है, उसकी पत्नी है। और 3 बार गुजरे, मैं गुजरात की जामनगर की रहने वाली हूँ, मेरे मुख्यमंत्री 3 बार रहे। और आज भी मैं यूपी में जब से आई हूँ शादी करके, तो मेरे मुख्य प्रधानमंत्री है मोदी जी। मुझे तो उनके ऊपर गर्व है, मोदी जी पे। हमारे तो गुजरात में कोई लांछन नहीं लगाता, ना झूठे वादे किए, जो कहा है उन्हें करके दिखाए। और यूपी में भी आज किया। आप ये बताओ कि मोदी जी ने कब किया 1 रुपये की गड़बड़ी करी उसने? ना जी, प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक देंगी, इस पे कितना भरोसा है? बड़ी बड़ी घोषणाएं उस पे कुछ भी भरोसा नहीं। अगर प्रियंका गांधी को स्कूटी देनी थी, अब उनके पास स्कूटी के पैसे कहाँ आ गए हैं? पहले तो पैसे भी नहीं थे उसके पास। 70 साल तो सब रुपया उन्हें जमा करके रही है। अमेरिका, ये काला धन की बात कर रही हो, काला धन है अमेरिका में, कहीं भी होगा, वो आएगा, टाइम लगेगा। मोदी जी के पास तो जब मोदी जी शासन में आए थे तब रुपया भी नहीं था, फिर भी इन्हें अन्न फ्री में दिया, सब चीज फ्री में दी। आपकी सरकार ने कौन सी चीज फ्री में दी? प्रियंका गांधी ने पैसा जमा किया मैडम 70 साल से। आपके मोदी जी तो आए थे, चाय बेचते हुए आए थे, एक भी पैसा नहीं था। 10 लाख का सूट कहाँ से पहन रहे हैं? जनता के पैसे से या अपने पैसे? मेरी बात सुनो, 10 लाख का पहने या 50 लाख का पहनना हमारी जेब से गया, उनके चाहने वाले वो देते हैं उनको। नहीं, क्यों चाहने वाले देखेंगे? जनता का वो देता है उनको। मैडम, जब 70 साल कांग्रेस ने पैसा कमाया है और कांग्रेस ने पैसा दबाया है, और आप सवाल पूछ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे? मेरी बात सुनो, हम बता रहे हैं आपको, मोदी जी पे सवाल कर रहे हो आप। मैडम, सवाल कर रहे हो, फूल से बांटा था अमेरिका से, नेहरू चर्चा के कोर्ट में सवाल कहाँ आते हैं? ना मेरे मोदी जी सिगरेट पीते हैं, ना मेरे मोदी जी मतलब फूल रखते हैं। आपके कांग्रेस में जब फूल आता था बाहर से, तब आपने नहीं देखा, शराब पीते थे। मेरे मोदी जी शराब पीते। मैडम, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, मैं नेहरू जी के समय में नहीं थी। नंबर 1 बात, ठीक है? नेहरू जी को तोड़ना बंद कीजिए, नेहरू जी को तोड़ना बंद कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री की तनख्वाह इतनी है कि वो एक दिन में 3-3 बार 10-10 लाख के 3 सूट बदल सके, और एक सूट जो पहन लिया उसे दोबारा ना पहने? इस बात का बस सिर्फ जवाब दे दीजिए मुझे। क्या भारत के प्रधानमंत्री की तनख्वाह इतनी है कि वो एक दिन में 10-10 लाख के 3-4 सूट बदल सके? बताइए। उसका जवाब दे रही, आप मेरी बात सुनो, मैं उसका जवाब दूंगी। होटल में नहीं जाते, उसकी खुद की गाड़ी नहीं है, उसका होटल का खर्चा नहीं है, वो खाने में रबड़ी नहीं खाते, वो सादा खिचड़ी खाते हैं, वो दूध लेते हैं, चाय 4 बार पीते हैं, मैडम का पाउच पीते हैं। मेरे मोदी जी का आगे बढ़िए, ठीक, आने लिए कोई जवाब नहीं है भाई। जो ये अभी जो विषय है उससे शायद लोग भटक रहे हैं। मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, देखिए किस प्रकार से लोग जाल बिछाते हैं। कांग्रेस ने एक किसानों के कर्ज माफी का कार्य शुरू किया, अच्छी बात है, किसानों को कर्ज, लेकिन उससे क्या हुआ? आपको पता, जिनके पास लाखों रुपया बैंक बैलेंस था वो भी कर्जा लेना शुरू कर दिया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि 1 लाख रुपया वेतन पाने वाला मैंने एक बैंक में देखा। मैंने, भाई तुम बैंक में क्या कर रहे हो? एडीबी बैंक में। तो कहीं साहब कर्जा ले रहे हैं। मैंने, क्यों ले रहे हो? अरे भैया, अगली बार अभी सरकार आएगी वो कर्जा माफ कर देगी, हम ये वाला कर्जा ले लेंगे, इसकी एफडी बनवा लेंगे।
इस प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि फ्री पर ज्यादा ध्यान मत दो। देखिए दो तीन चीजों पर ध्यान दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली। यही मूलभूत सुविधाएं आदमी की हैं। मैं कहता हूं कि आदमी की अगर जो है कोई परेशानी, उसका ऑपरेशन फ्री कराइए ना, है, बिजली के रेट कम कीजिए ना, इससे भ्रष्टाचार थोड़ी बढ़ जाएगा। और बहुत सी शिक्षा है, आप बच्चे को जो है वजीफा आपने लोगों ने बंद कर दिया है। मैं तो हर सरकार से कहता हूं कि छात्रों को वजीफा दीजिएगा, उसका बच्चा पढ़ेगा। वो काम नहीं करते हो, फ्री का लालच देते हो। इस पर बैन होना चाहिए। योजनाएं वो होनी चाहिए जो सीधे जनता तक पहुंच सके और जहां भ्रष्टाचार ना पनपे। जी, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी अनिल गंगवार जी का। जो उन्होंने बोला है स्कूटी, तो एक हाईलाइटेड है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य में भी बोला है कि हम मिनिमम, अगर कोई गरीब है, जरूरतमंद है, तो उसका हम 6 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाएंगे। तो प्रियंका जी ने स्वास्थ्य की बात भी की है अपने प्रतिज्ञा पत्र में। और कांग्रेस ने बात ये ना, वो इलाज कैसे होगा? बड़े आपके प्राइवेट अस्पताल बने हैं, अगर सरकार उनको बोल दे, आप बताइए कोविड में सरकार की तरफ से इतने दिखावे के लिए, मेरे सामने साक्षात उदाहरण है, आप कहिए तो मैं लाइव डिबेट पे उसे चला दूं कि यहाँ पे एक मरीज बीमार हुआ, मैं नाम नहीं लूंगी, और वो डॉक्टर थे, डॉक्टर को कोविड इन्फेक्शन हुआ और नया अस्पताल, बड़ा अस्पताल कोविड घोषित हो चुका था। रात में ही वहां पे गाड़ी भर के ऑक्सीजन की खेप आई थी, लेकिन उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। वो मरीज मर गया, वो व्यक्ति, वो डॉक्टर मर गया। एक डॉक्टर बिना ऑक्सीजन के इलाज के इस कोविड में, इस सरकार में, फर्रुखाबाद जैसे शहर में मर गया। इससे ज्यादा आप सोच सकते हो कोई घृणित बात हो सकती है? मैं तो नहीं मानती। तो अगर प्रियंका जी बोल रही है, ये सुधार की बात अलग है। प्राइवेट में इलाज कराएंगी, वो करेगा नहीं। अभी ये आप देखिए, जो नेत्र चिकित्सालय संस्थाएं हैं, आप उस पर जरा गौर कीजिए। फ्री में ऑपरेशन होते हैं, 10 ऑपरेशन करेंगे, 100 लिखते हैं। आप देखिए ना, तो ये कैसे ये चीजें कम होंगी ना। बात मुख्य ये है कि जो हमारे समाज में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उनको कैसे रोका जाए। देखिए इसकी एक तरकीब है। जो सरकारी जितने अस्पताल हैं, भ्रष्टाचार तब रुक सकता है कि वहां पर जैसे ऑपरेशन नहीं करते डॉक्टर है, आप डॉक्टर भाग रहा है, डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता है, आप उस पर कर दीजिए कि उसका मिनिमम ऑपरेशन फीस 5,000 रुपए है, कर दीजिए आप। वो डॉक्टर ढूंढ के लाएगा मरीज कि अरे भाई एक ऑपरेशन कर दूं मुझे, और वो डॉक्टर को दे दिए जाए। जो 25,000 रुपया ले रहा है, बेड चार्ज ले रहा है 2,500 रुपया, उस गरीब का बचेगा। वो 5,000 रुपए में अपना ऑपरेशन करा के घर चला जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे अभी बीजेपी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना दिए, कहीं कोई नहीं हो रहा। आप बताइए किसी अस्पताल में किसी के बेचारे का इलाज हो रहा हो? ये जो सरकारी अस्पताल बना दिए हैं, गाँव में बना दिए हैं, क्या करेंगे? गरीबों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने। अनिल भाई साहब, ये सुझाव पे मैं इसको बोलना चाहूंगी कि जब अभी 22 में अगर हमारी सरकार जब बन जाए ना, तो मैं आपसे सुझाव दरखास्त करूंगी कि आप हमारी सरकार के पास सुझाव पहुंचाइएगा स्वास्थ्य सेवाओं को। हम ये सुझाव देंगे। जी, आज जो विषय आपका है इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस समय का उपयोग हम उस विषय के ऊपर करें। आज जो अभी हमारे भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता ने जो बात कही कि मोदी जी ने कौन सा झूठ 2014 में बोला, अगर शेखर साहब आपकी इजाजत हो तो मैं 2 ही 4 केवल उदाहरण दे दूं। लंबी फेहरिस्त उसकी है। एक तो 100 करोड़ में काला धन वापिस लाएंगे। आप सोचिए 7 साल हो गए, काला धन विदेशों में बढ़ गया। दूसरी बात, 2 करोड़ नई नौकरियां मैं प्रतिवर्ष दूंगा। आज दुनिया में भारत का नाम नौकरी लेने वाले देशों में है, नौकरी देने वाले देशों में नहीं है। एक के बदले 10 सिर लाएंगे। शायद पिछले 15 सालों में इतने सिर नई जवानों के कटे हैं जितने इन 7 सालों में कट गए हैं। ये दूसरा, किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपको मालूम है किसानों की आय पिछले 14 वर्षों से इतनी कम हो चुकी है। महंगाई के लिए बहुत हुआ, महंगाई पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आपने महंगाई देख ली, आपने ये क्या हुआ। महिलाओं के लिए कितने वादे किए। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है वो देखिए कि महिलाओं पे क्राइम इन 7 सालों में बढ़े हैं।
और उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पे है। ये तो ये कुछ बातें हैं। अब बात हो रही है कि झूठ की। झूठ एक और देखिए भी आप कि बंगाल के चुनाव हुए थे, वहां हमारे प्रधान सेवक जी ने कहा, बहुत जैसे जिस अंदाज में वो कहते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी क्या मकान देखिए वो क्या नाम जर्जर हो गया है। अगले दिन वहां सारे मीडिया ने उनको फोटो दिखाए कि देखिए वो तो इतना बढ़िया स्मारक बना हुआ है। अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े लोकतंत्र का संवैधानिक सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति चुनाव की खातिर, सत्ता की खातिर इतना झूठ बोल रहा है। आप सोचिए, आप कल को आने वाली पीढ़ियां हमारी मिसाल देंगी कि मोदी जी झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमने जरा झूठ बोल दिया उसके लिए आप ये कह रहे हैं। आप सोचिए इसका असर क्या हो रहा है। दूसरी बात आई अब फ्री की। फ्री की आप देखिए फ्री क्या होता है। आज सन 62 से वैक्सीनेशन पे काम, 75 से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जब इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम था तब से ये वैक्सीनेशन वाला कार्यक्रम चल रहा है। आज तक देश में किसने जाना कि फ्री फ्री फ्री, मतलब ये किस पे छप्पर दिखाया गया कि हम फ्री कर रहे हैं। मतलब सारे वैक्सीन तो फ्री लगते थे। आज पेट्रोल पंप से लेके और शौचालय तक में मोदी जी की फोटो के संग लिखा हुआ है फ्री दे रहे हैं। अरे आप फ्री किसको दे रहे हैं? ये जो आपका 2 रुपए की साबुन की बट्टी खरीदता है देश का आपका, वो भी टैक्स दे रहा है, उसके पैसे का है वो। फ्री क्या आप भाजपा के अपने फंड से देते, अपने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा किया है उससे आप देते। राशन कार्ड की दुकानों पे आप देखिए, आप जो सरकार के जो राशन मिल रहा है उस पर फोटो छपा रहे हैं, एक नहीं 20 फोटो छपी उसके ऊपर है। तो ये झूठ बोलने की आज जो देश में हो गई है इसका खामियाजा क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये भाजपा सरकार के रहते हुए ये क्या मुमकिन है कि इस तरह के कानून कोई बनेगा? ये आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट है और देश की जनता को जागरूक बनना पड़ेगा। और ये भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी, शेखर साहब, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी हमारा सम्मानित प्रवक्ता सबसे निवेदन है कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के ये अहद कर लें, संकल्प लें कि ना हम झूठ बोलेंगे, ना हम झूठ सुनेंगे, ना झूठ कोई से कहेंगे। इससे बड़ी देशभक्ति और नैतिकता कोई नहीं हो सकती है। जी बोले। बिल्कुल जी बिल्कुल बोलेंगे। ये कह रहे हैं सबसे बड़ा काम है कि ऐसा संकल्प पत्र हर पार्टियां तैयार करें जिसमें न्याय हो, चिकित्सा हो और जो है शिक्षा हो। ऐसी व्यवस्था की जाए तब जो है हमारे देश का उद्धार होगा। अब ऐसे नहीं कि हम जो है बेरोजगारी घटाएंगे, मोदी जी ने एक भाषण कर दिया कि हम 100 करोड़ जो है नौकरियां देंगे, हम काला धन लाएंगे, ऐसी भ्रमित करके और सत्ता पर काबिज होके हमारे देश को जो है बंटाधार कर दिया, अगर सही पूछा जाए तो ऐसी स्थितियां हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम तो यही कहेंगे जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है या प्रतिज्ञाएं हैं, तो उनको केवल पहना के और सिर्फ ये का एक डेडलाइन कर दी जाए कि आप चिकित्सा पे बताएंगे कितना बढ़िया काम करेंगे, आप देश की स्वास्थ्य पे के साथ साथ शिक्षा पे कितना बढ़िया काम करेंगे, आप कानून व्यवस्था पे कितना काम को बढ़िया करेंगे, आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे, आप जो है नौजवानों के लिए क्या करेंगे। इन चीजों को लेके आए, ना कि ये कहें कि हम फ्री में आपको बिजली दे देंगे, हम फ्री में आपको स्कूटी दे देंगे, हम फ्री में आपको घर बनवा देंगे, हम फ्री में आपको लेटरिन बनवा देंगे, हम फ्री में रसोई उज्ज्वला दे देंगे। ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, ये केवल भ्रम फैलाने वाली हैं और हमारे देश की जनता को गुमराह करती हैं और गुमराह करके सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। और काबिज होने के बाद फिर हम लोगों का किसी का कोई ध्यान दे के सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की ओर धकेल देना हो जाता है। चलिए फाइनल वोट ये है है शेखर भाई। एक बात मैं आज जो भाजपा प्रवक्ता बैठी है, एक बात अभी जो नई आई है, एक ई श्रमिक पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके संबंध में थोड़ा सा इनसे मैं पूछा से कि देखिए ये झूठ है या सच है। एक हवा फैलाई गई है कि ई श्रमिक पर रजिस्ट्रेशन कराइए और सबको 3000 रुपया मिलेगा। आप देखिए पूरी बात सुन लीजिए, अरे पूरी बात सुन लीजिए ना। तो 3000 क्या एक हवा फैला दी गई है कि सबको 3000 सरकार देगी और उस पर क्या जन सेवा केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वो लोग क्या करते हैं, इसमें 17.5 रुपए शायद सरकार उन्हें दे भी रही है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन वो कर नहीं पा रहे तो उन्होंने ठेके दे दिए हैं, वो लोग 50 रुपए वसूल रहे हैं
और वो जो जनसेवा केंद्र है वो 17 रुपए अपने जेब में रख लेता है और वो 50 रुपए उससे ले रहा है। इस पर जरा आप प्रकाश डाल दीजिए। ये भ्रम फैलाने में माहिर हैं। चलिए आप बताइए। हमको बता दीजिए ये कहाँ पे हो रहा है, पहले हम ही जाएंगे वहाँ देखने के लिए, फिर हम आपको बताएंगे कहाँ पे ये हो रहा है। आप कायमगंज में आइए, हर जनसेवा केंद्र पर ये हो रहा है और सरकार 17.5 रुपया पेमेंट कर रही है उन जनसेवा केंद्रों पर। इस ई श्रमिक की रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार 17.5 रुपया दे रही है, लेकिन वो लोग क्या है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो जी, लोग भाजपा की प्राइवेट वालों प्रवक्ता को ठेका दे दिया है, वो 50 रुपए उससे लेते हैं। जी जी, ये कांग्रेस से 50 रुपए लेते हैं। ये तो इसके माहिर लोग हैं, ये तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये तो। नहीं नहीं, ये 2-3 बार पहले हो चुका है। वो उन्होंने अभी एक डाला है कि जो ड्राइवर हैं स्कूलों में, वहां पर कोई श्रमिक है, रसोईया है, उनको सबको कराया जा रहा है, इसलिए बड़ी लाइनें हैं, रात भर लोग बैठे हुए हैं। श्रमिक कार्ड बन रहा है, श्रमिक कार्ड में ये बात की गई है, श्रमिक कार्ड के बताया है। अब आदमी न समझ पावे, अपने मगज की कोई उनको फितूर हुए तो उसमें क्या करे, श्रमिक कार्ड पे बताया गया है। ये एक हवा फैलाई जा रही है। नहीं मैडम, ये श्रमिक कार्ड पे नहीं बताया गया, वास्तव में भ्रम फैलाया गया है। कचहरी में बैठती है और इससे पहले 2-3 बार हो चुका है। लोग जो है पुलिस को बताइए लूट क्यों हो रही हम कल तो रहे, परसों कायमगंज में आऊंगी चेक करने के लिए। हम स्वयं आएंगे, वो देखेंगे और उन लोगों को समझाएंगे। हम स्वयं आएंगे। ठीक है। बाकी तो ये भाजपा सरकार है जहाँ विशुद्ध राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, क्योंकि ये लोग ये भूल चुके हैं कि अंत समय जब आएगा तो प्राण जाएंगे छूट और लेके कुछ नहीं जा पाएंगे। चलिए ठीक, आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए हिना जी का, सुभाष जी का, अनिल जी का, अनुपमा जी का और विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।